मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, बिजली की कमी दूर करने के लिए JVNL खरीदेगा अतिरिक्त बिजली, अतिरिक्त राशि की मंजूरी। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज। तीसरे चरण के लिए प्रत्याशी 2 मई तक कर सकेंगे नामांकन। और गर्मी ने अप्रैल महीने में पिछले 5 वर्षों का तोड़ा रिकॉर्ड। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार। अगले 3 दिन हीट वेव की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश में कोविड की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि अगले कुछ दिनों में कई त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने लोगों से एहतियाती कोविड रोधी नियमों का पालन करने का आग्रह किया था। देश में कोविड के मामले में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 2,927 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 2,252 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी रांची में कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया। हालांकि इस अवधि में 3 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। इसके साथ ही रांची में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 18 हो गई है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश भर में अब तक 1 अरब 88 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में 86% से अधिक वयस्क आबादी को कोविड रोधी दोनों टीके लग चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश में अब तक 188 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड टीकाकरण 188 करोड़ के आंकड़े को पार कर रहा है। कल 19 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि 12 से 14 वर्ग के बच्चों को अब तक 3 करोड़ 18 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। अब तक 2 करोड़ 72 लाख से अधिक एहतियाती टीके पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए जा चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में सभी लाभार्थियों का आयुष्मान भारत कार्ड बन जाएगा। डीडी न्यूज से खास बातचीत में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO RR शर्मा ने ये जानकारी दी। सर, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन अब तक कहां तक पहुंचा है और आगे क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? इसका उद्देश्य है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं के डिलीवरी में हम लोग इस्तेमाल करें। तो उसके लिए टेली कंसल्टेशन है, डिलीवरी, ड्रग्स की डिलीवरी है, पेशेंट के साथ जो है पेशेंट की प्रेस्क्रिप्शंस हैं, उनके लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, ये सारी व्यवस्था उसमें की गई है। तो अब तक करीब 21.5 करोड़ जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जिसको बोलते हैं आभा अकाउंट, वो जनरेट हो चुके हैं। करीब 25,500 26,000 जो है हमारी हेल्थ फैसिलिटी की रजिस्ट्री में एंट्री हो चुकी हैं। उसी प्रकार से करीब 15,000 के आसपास डॉक्टर्स की रजिस्ट्री हो चुकी है और बड़ी तेजी से इस पर काम चल रहा है। सारी राज्य सरकारें इसमें कोशिश कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स और हेल्थ फैसिलिटी इसमें आए। तो अब उसमें क्या होगा कि उसके बाद से टेली कंसल्टेशन की जो व्यवस्था है वो चालू होगी और उसी हिसाब से डिजिटल प्रेस्क्रिप्शंस चालू होंगे। तो यही बेसिक व्यवस्था है। हम लोगों का अंदाज है कि अगले 2 वर्षों में ये कार्यक्रम बहुत तेजी से जो भारत का पूरा हेल्थ सेक्टर है वो डिजिटाइज हो जाएगा। लोग कैसे कार्ड बनवाएं, एक तो ये है, और कैसे उस सुविधा का लाभ उठाएं, इसके लिए क्या कुछ नए कदम उठाए जा रहे हैं? आप अपने मोबाइल पर भी अपना जो
जो आभा का जो क्रिएशन केंद्र है, क्रिएशन वो है सिस्टम, उसमें कर सकते हैं। आपका आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है, उसमें आप डिजिटल आभा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी एप्लीकेशंस हैं हेल्थ से रिलेटेड, उन सब में आप आभा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा करीब 800 हमारे पार्टनर एप्लीकेशंस हैं, जिनमें से बहुत सारे एप्लीकेशंस जो हैं हमारे साथ इंटीग्रेट हो चुके हैं, तो उनमें भी आप कर सकते हैं। जैसे पेटीएम है, उसमें भी आप आभा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एका केयर करके एक एप्लीकेशन है, उसमें आप आभा अकाउंट, तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आप बहुत जगह से क्रिएट कर सकते हैं और वहीं से बेसिकली आप अपना कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कार्ड प्रिंट करवाना तो प्रिंट भी कर सकते हैं। सर, आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर के बात होती है, अभी भी बहुत सारे लोग छूट गए हैं, तो उन तक कैसे आप पहुंचेंगे, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अब तक करीब 17-18 करोड़ लोगों के कार्ड बना चुके हैं हम लोग, सारे राज्य मिल करके। अभी हमारा 30 करोड़ का और गैप है इसमें, तो वो गैप हम लोग प्रयास करेंगे कि इसी वित्तीय वर्ष में उस गैप को हम पूरा कर दें। तो एक बड़े जोर शोर से कार्यक्रम, ये जो आप आयुष्मान आपके द्वार करके नाम हमने दिया है, उसमें ये कार्ड बनाने का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और हमने इसके लिए बहुत सी एजेंसीज को एम्पैनल कर दिया है, जिनकी सेवाएं राज्य सरकार लेंगी और राज्य सरकारों के नेतृत्व में ये कार्ड बनाने का कार्यक्रम होगा। हमारा विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक प्लास्टिक का कार्ड, आयुष्मान कार्ड मिल जाए। तो अगर आप आयुष्मान कार्ड अब तक नहीं बना पाए हैं तो जरूर बनवाएं, इससे आपको फायदा होगा। 5 साल का सालाना आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में चल रहे बिजली संकट को लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अचानक बिजली की मांग बढ़ने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। श्री सोरेन ने कहा कि बिजली उपलब्धता सब जगह हो, इस पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त बिजली खरीदने के लिए पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले 1 सप्ताह से राज्य में बिजली संकट चल रहा है। खरीद नहीं कर पाते हैं क्राइसिस की वजह से, इसलिए हम लोगों ने आज विभाग को और अतिरिक्त पैसे उपलब्ध करा दिए हैं, ताकि पहले से ही जो कंपटीशन का बिजली खरीद में है, उससे पहले हिस्सा लेकर अपनी आपूर्ति पूरी करें। और मुझे लगता है ये समस्या का समाधान काफी हद तक समाधान है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य में बिजली संकट को लेकर राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इसी व्यवस्था में भाजपा की सरकार बिजली आपूर्ति दुरुस्त रखती है, परंतु वर्तमान सरकार बनते ही बिजली की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कहा कि समस्या केवल राज्य सरकार के प्रबंधन में है। श्री प्रकाश ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली नहीं दे पा रही है, तो यह उनकी विफलता है। उन्होंने कहा कि अपनी विफलता को केंद्र पर मढ़ना राज्य सरकार की पुरानी आदत है। बढ़ते तापमान और लू की तपिश के बीच बिजली की आंख मिचौली ने लोगों का जीवन दूभर कर दिया है। लोड शेडिंग की वजह से कई घंटों तक बिजली कटौती हो रही है, जिससे आम से लेकर खास परेशान है। आम हो या खास, बिजली की लचर व्यवस्था से सभी परेशान हैं। शहरी इलाकों में 7 से 8 घंटे बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। स्थानीय निवासी इंतखाब आलम ने बताया कि बढ़ती गर्मी में बिजली की अनियमितता और बाधित आपूर्ति ने जीना मुश्किल कर दिया है। गिरिडीह में बिजली का जो समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। आम जनता और सभी लोगों को गर्मी में परेशानी हो रहा है, ताकि बिजली समय पे मिलने से। स्थानीय ग्रामीण अशफाक आलम और सामाजिक कार्यकर्ता अरशद आलम ने कहा कि शहरी इलाकों में तो कुछ घंटे बिजली की आपूर्ति हो भी रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। को दिया जा रहा है, फिर पता चल रहा है कि एक बार के 2 दिन बाद लेना मिला है। यही तो कारण है कि मतलब वो लाइन सही से दे नहीं रहा है। 12 घंटा 13 घंटा ऐसे कुछ दे रहा है इसमें, और जैसे कि दिन में तो लाइन अक्सर आ ही नहीं रहा है। 10 घंटे तक बिजली नहीं रहना कहीं न कहीं बच्चों की पढ़ाई पर भी खिलवाड़ हो रहा है।
हम इतना अधिक परेशान हो चुके हैं अपने आप में कि हम लोगों को प्रचंड गर्मी की वजह से रात भर तक सोना दुर्भार हो चुका है। रात भर बिजली नहीं रहती है, आदमी सो नहीं सकता है। सुबह बच्चों लोग को जो स्कूल सुबह 5 बजे उठ के जाना पड़ता है, लाइट नहीं हो जाकर बच्चों लोग को सुबह उठने में दिक्कत होता है और गर्मी से हम लोग को पूरा जो माहौल है झेलना पड़ता है। लाइट का स्थिति बहुत ही लचर व्यवस्था में है। जैसे हम लोग का कपड़ा में आयरन नहीं हो पाता है, हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते, ऑनलाइन स्टडीज, अभी सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो हम लोग अच्छे से ऑनलाइन स्टडीज नहीं कर पा रहे। हम लोग का सुबह मॉर्निंग स्कूल रहता है जिसके चलते हम लोग पढ़ नहीं पा रहे। हमारे यहाँ एग्जाम चल रहा है और 7-8 घंटा चल जाता है लाइन, जिसके चलते हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। बिजली की लचर व्यवस्था ने लोगों का दिन और रात का चैन छीन लिया है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। देवघर में भी बिजली कटौती से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। बिजली कटौती का सीधा प्रभाव देवघर सदर अस्पताल में भी पड़ रहा है। महिला वार्ड में पंखे की कमी को देखते हुए मरीज पंखा तो खरीद रहे हैं, पर लोड शेडिंग उनके खरीदे पंखे पर भी पानी डाल दे रहा है। पेश एक रिपोर्ट। सदर अस्पताल की महिला वार्ड में महज 2 पंखे लगे हैं, जिससे मरीज और मरीज के परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी से परेशान मरीज के परिजन टेबल या स्टैंड फैन तो खरीद रहे हैं, पर बिजली नहीं रहने के कारण उनका फैन खरीदना भी बेकार हो रहा है। गर्मी में हाथ पंखा इस्तेमाल करने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं। फैन नहीं है, दूरी पे फैन है। अपने घर से लेके फिर अपने घर से लेके आए। अब बिजली नहीं रहने पर इसी पंखे से अपना काम चलाते हैं। लेकिन किसी को कुछ देखना नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो यहाँ टेबल फैन कौन लगाया है? ये सब अपना पेशेंट अपना पैसे से खरीद के लाया है मजबूरी में। क्या करेगा? इतना सारा यहाँ 10-10 बेड है, 2 फैन है, क्या करेगा? दूसरी तरफ से इस मुद्दे को लेकर जब सिविल सर्जन डॉक्टर C.K. शाही से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही बेड के सामने सभी दीवारों पर फैन लगाए जाएंगे। उसमें लगाने बोले हैं, दीवार में जो है उस जगह जो है छत पर नहीं है तो दीवार में वॉल फैन लगाने के लिए DS को बोला गया। आलम यह है कि अगर दीवारों पर फैन लग भी जाएं तो क्या फायदा? बिजली के अभाव में वो भी मरीजों द्वारा खरीदे गए स्टैंड फैनों की तरह ही धरे के धरे रह जाएंगे। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले में गैर टिस्को इलाके के क्षेत्र में बिजली की गंभीर समस्या बनी हुई है। दिन हो या रात बिजली कभी भी आती जाती है। बिजली की समस्या को लेकर मां निरासो सेवा समिति की ओर से झारखंड विद्युत विभाग के महाप्रबंधक को इस संदर्भ में एक ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर समिति के राजेश सामंत ने बताया कि बिजली की अनियमितता से लोग जहां पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, वहीं गर्मी के कारण बीमार भी पड़ रहे हैं। ये उस समस्या को लेकर हम लोग आज बिजली विभाग के महाप्रबंधक से मिलने आए हैं। इस क्षेत्र में रेगुलर बिजली 1-1 घंटा काट रही है, जिसके कारण बच्चों का पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रहा है और बहुत लोग तो बीमार पड़ जा रहे हैं। तो इससे पहले भी हम लोग JMM और सामाजिक सेवा संघ की ओर से महाप्रबंधक से मिलने आए थे, लेकिन इसका सुधार नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि हम लोग बिजली का संपूर्ण व्यवस्था करके इसका निदान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। पाकुड़ जिले में लचर बिजली आपूर्ति के खिलाफ आजसू पार्टी ने रेलवे गुमटी के पास सड़क जाम कर दिया। इसका नेतृत्व पार्टी के जिलाध्यक्ष आलमगीर आलम एवं मिथिलेश ठाकुर ने किया। सड़क जाम में शामिल पार्टी कार्यकर्ता झामुमो सांसद विजय हांसदा, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और औरा मुख्यमंत्री सहित विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ना शहरी के टाइम बिजली है, ना अबकारी के टाइम है, ना तरावी के टाइम बिजली मिलता है और बिजली के चलते जो है पानी का भी बहुत संकट आया हुआ है। हम लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हर विभाग को जो है हम लोग जानकारी दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है ये सरकार हम लोगों की बात नहीं सुन रही है, जिसके चलते जो है जनता आक्रोश होकर हम लोगों को जो है आज रोड पे उतरना पड़ा है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। तीसरे चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर प्रत्याशी 2 मई तक नामांकन के पर्चे दाखिल कर सकेंगे, जबकि 4 और 5 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं 6 और 7 मई तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। इधर रांची जिले में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए ओरमांझी, अनगढ़ा, नामकुम और सिली प्रखंड में विभिन्न पदों के लिए कल 24 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। ओरमांझी में ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 1, मुखिया के लिए 6,
ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 9 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं नामकुम प्रखंड में जिला परिषद सदस्य के लिए 2, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 3, जबकि सिल्ली में ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 2 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि देश में बेरोजगारी दर में कमी आई है। श्रम सर्वेक्षण आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान श्रम बल और कार्यबल में निरंतर वृद्धि हुई है। श्रम बल और कार्यबल में लगातार बढ़ोतरी हुई है। मंत्रालय ने कहा है कि इस अवधि में महिला श्रमिकों के अनुपात में पुरुष श्रम बल की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुमानों से संकेत मिलता है कि 2018 से 19 की तुलना में 2019 से 20 में रोजगार में 4 करोड़ 45 लाख की वृद्धि हुई है। मई महीने की शुरुआत होने वाली है और आरबीआई इस महीने पड़ने वाली छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। मई महीने में कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। नहीं होगा। बेंगलुरु का जैन विश्वविद्यालय खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल के तीसरे दिन भी शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। तैराकी स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन से जैन विश्वविद्यालय को पदक तालिका में पहला स्थान हासिल करने में मदद मिली है। यूनिवर्सिटी 5 गोल्ड, 3 रजत व 2 ब्रॉन्ज के साथ पदक तालिका में चौथे पायदान पर है। वहीं अन्ना यूनिवर्सिटी 4 स्वर्ण के साथ कुल 9 पदक लेकर 5वें स्थान पर है। आईपीएल क्रिकेट में कल राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 29 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की टीम तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में इस साल रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। फिलहाल इससे राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक रांची समेत पूरे प्रदेश में तेज धूप के साथ गर्म हवा चलेगी। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से लू से बचने की अपील की है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार रांची का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पाकिस्तान और राजस्थान की तरफ से आ रही गर्म हवा के कारण झारखंड में गर्मी बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि अभी इससे राहत मिलने की उम्मीद कम है। और अब खबर कुछ राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल रमेश बैस चंडीगढ़ में पूज्य संत प्रवर विजय कौशल जी महाराज द्वारा प्रस्तुत श्री राम कथा अमृत वर्षा कार्यक्रम में भाग लिए। मौके पर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पंचायत चुनाव रद्द कराने की मांग को लेकर अखिल भारतीय टाना भगत समुदाय ने लातेहार समाहरणालय के पास अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। टाना भगत समुदाय के लोग समाहरणालय पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए सभी कार्यालयों को बंद कराया तथा अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर भेज दिया। इसके बाद कार्यालयों में तालाबंदी कर दी। दुमका जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आसनसोल पंचायत भवन के समीप अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। दूसरी घटना जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र में घटी। रांची जिले के धुरवा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण करने के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व सीटीओ नया बस्ती के रहने वाले राजन तिर्की के खिलाफ एक महिला ने थाने में मामला दर्ज कराया था। रांची नगर निगम ने शहर में डोर टू डोर कचरा उठाने वाली कंपनी सीडीसी को टर्मिनेट कर दिया है। निगम फिलहाल शहर में कचरा उठाने की जिम्मेदारी स्वयं करेगा। बाद में टेंडर निकालकर नई कंपनी को काम दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों से वेतन भुगतान को लेकर सीडीसी के कर्मचारी लगातार हड़ताल पर जा रहे थे, जिससे शहर में कचरा उठाव में देरी हो रही थी। ऑपरेशन आहत के तहत रांची रेलवे स्टेशन पर आनंद विहार दिल्ली जाने वाली ट्रेन से एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर दिल्ली ले जा रहे एक युवक को गिरफ्तार किया गया। नाबालिग लड़की गुमला जिले के मोरेंग गांव की रहने वाली है।
गुमला जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला मुख्यालय स्थित आरक्षी केंद्र परिसर में गुमला, सिमडेगा और जशपुर जिले के पुलिस एवं सीआरपीएफ अधिकारियों की अंतर्राज्यीय बैठक हुई। बैठक में रांची प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक अनीश गुप्ता वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। धनबाद जिले के गोविंदपुर मुख्य मार्ग स्थित गादी टुंडी के पास तीखे मोड़ पर एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को SNMMCH में भर्ती कराया गया है। ऊर्जा और बिजली उत्पादन के प्रमुख स्रोत के रूप में कोयले के महत्व और उसकी प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए धातु कर्म उद्योग NTPC कोयला खनन मुख्यालय की ओर से कोयला का भविष्य पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में विश्व कोयला संघ के CEO ने भी भाग लिया। केंद्रीय रसायन उर्वरक और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने लोहरदगा में जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लेकर बैठक की। इस दौरान कृषि, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, आधारभूत संरचना, विद्युत, भवन, सड़क निर्माण, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने अपने प्रवास के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश भर में एक रूप से विकास हो, लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी उद्देश्य से मंत्रियों को आकांक्षी जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन आज आकांक्षी जिलों का विकास और वहाँ का जनजीवन का स्तर और शिक्षण का स्तर सब बढ़ने लगा है। तो झारखंड के अंदर 13 जिलों आकांक्षी जिला करके नियुक्त किया है, चुना गया है। तो उसी के लिए आज हम प्रवास में आए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा राज्य में बिजली संकट पर भी टिप्पणी की गई। साथ ही उन्होंने कहा, लोहरदगा में विकास की अपार संभावनाएं हैं। कृषि, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, आधारभूत संरचना, विद्युत, भवन, सड़क निर्माण, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ सभी को मिले, इसकी कोशिश की जाएगी। ये झारखंड की सरकार की जिम्मेदारी है कि जहां पर उत्पादन होती है बिजली, वहां से खरीद करके अपने प्रदेश के लोगों को सप्लाई करने की उनकी जिम्मेदारी। वहीं प्रशासन ने भी वर्तमान में जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी केंद्रीय मंत्री को दी। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। अमूमन झारखंड के ज्यादातर इलाकों में धान की खेती को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन सरायकेला खरसावां के रायजमा समेत दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां 2400 एकड़ में सिर्फ हल्दी की खेती की जाती है। कई पीढ़ियों से हल्दी के उत्पादन से जुड़े यहां के 1200 से ज्यादा किसान अब ट्राइफेड और पलास मार्ट के जरिए बाजार मिलने से न केवल आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि विकास की एक नई परिभाषा भी गढ़ी जा रही है। प्रकृति की गोद में बसा सरायकेला खरसावां जिले का यह रायजमा गांव सुदूर नक्सल प्रभावित इलाके में स्थित है। बावजूद इस गांव में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है और इसमें गांव की महिलाओं का अनुकरणीय योगदान है। गांव की महिलाएं पिछले कई दशकों से पारंपरिक और जैविक हल्दी की खेती कर आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही हैं। ये हल्दी जब से मतलब जैसल पेस हो या टाइफाइड हो, उसमें सब मिल करके जब कर रहे हैं तो इसकी यहाँ जो किसान जब बहुत कम मात्रा में कमाते थे, आमदनी नहीं थी, अभी जुड़ने के बाद अच्छे लोग लोकल बाजार में पहले बेचते थे, अब इस तरह का पैकेट बना के बेच रहे हैं टाइफाइड में जुड़ के, तो थोड़ा सा आमदनी हम लोग का। राजमा और आसपास के हल्दी किसानों को अब बाजार की भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्राइफेड एवं प्लास्मार्ट के सहयोग से इन्हें बिचौलियों से छुटकारा मिलने के साथ मुकम्मल बाजार मिला है और इनके उत्पाद को अच्छी कीमत भी मिल रही है। प्लास्मार्ट में लेकर के हम लोग को अभी हम लोग का महिलाएं सारे लोगों का भी आमदनी, उन लोगों का अच्छा उन्नति हो रहा है, परिवार में सुधार आ रही है। राजमा में तैयार हल्दी के पाउडर को ट्राइफेड की ओर से रांची के सरकारी फूड लैब में जाँच कराई गयी तो इसकी गुणवत्ता सामान्य हल्दी से काफी अधिक मिली। सामान्य तौर पर हल्दी में करीब 2% करक्यूमिन होता है, लेकिन रायजमा की ऑर्गेनिक हल्दी में 7% से अधिक करक्यूमिन पाया जाता है। तो हम लोगों ने फिर मार्केटिंग के लिए उनका सैंपल को टेस्ट कराया हल्दी को, जो यहाँ पे स्टेट फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी नामकुम में है।
वहाँ पे जब टेस्ट कराया गया तो जनरली कुरकुमीन हल्दी में 2% पाया जाता है, लेकिन जब इसका टेस्ट रिजल्ट आया तो 7.02% था, जो कि बहुत ज़्यादा था। यहाँ की ऑर्गेनिक हल्दी ट्राइफेड के जरिए जहाँ देश के हर कोने में पहुँच रही है, वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहुँच बढ़ने से इसकी महक 7 समंदर पार भी पहुँच रही है। देखिए, इस तरीके से जब ट्राइफेड और प्लास ब्रांड जैसे मार्केट की दुकानें यहाँ पर पहुंची तो इन लोगों को घर में ही बाजार मिला और उसके बाद इनकी आमदनी करीब दोगुनी हो गई। तो ये जो एक प्रयास है कि किस तरीके से जो वनोपज है, ग्रामीण इलाकों में जो चीजें शुद्ध तरीके से पैदा होती हैं, उन्हें जो पहले औने पौने दाम में बिचौलियों के जरिए मार्केट में पहुंचता था और इन्हें उसका वाजिब दाम नहीं मिलता था, अब इस तरह का प्रयास किया गया है कि इन्हें इनका वाजिब दाम मिले। इस वजह से ये जो गांव है अब खुशहाली की ओर अग्रसर हो है और यहाँ की महिलाएं और पुरुष आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। अपने सहयोगी राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, सरायकेला, खरसावां। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। हम महात्मा गांधी के सहयोगी मणिभाई भीमबाई देसाई का स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 27 अप्रैल 1920 को गुजरात के सूरत में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें जेल में रहना पड़ा। 1946 में महात्मा गांधी ने मणिभाई देसाई को पुणे के निकट स्थित उरली कंचन भेजा। उन्होंने ग्रामीण लोगों के हित में कई पहल की और उनको बढ़ावा दिया। इनमें सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों में जल वितरण प्रणाली की स्थापना, उरली कंचन में व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के विशेष उद्देश्य के साथ ग्रामीण स्कूल और संयुक्त सहकारी कृषि सोसाइटी की स्थापना शामिल है। भारत सरकार ने देसाई को पद्मश्री से सम्मानित किया। 14 नवंबर 1993 को पुणे में उनका निधन हो गया। उन्होंने जिन संस्थानों की स्थापना की, वो लगातार राष्ट्र और लोगों की सेवा में आज भी संलग्न हैं। इस महान गांधीवादी देशभक्त को हमारा शत शत नमन। हम आज स्वाधीनता सेनानी अंजना देवी चौधरी को याद कर रहे हैं। उनका निधन 27 अप्रैल 1981 को हुआ। उन्होंने अपने पति स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण चौधरी के साथ मिलकर राजपूताना रियासतों की सामंती नीतियों से लड़ाई लड़ी। 1920 में स्थापित राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से अंजना देवी ने गरीब किसानों और भूमिहीन मजदूरों के हितों के लिए काम किया। अंजना देवी ने 1921 से 1924 तक मेवाड़ और बूंदी की महिलाओं में राजनैतिक चेतना जगाई। उन्होंने सामाजिक सुधार के कार्य और सत्याग्रह भी किया। बाद में अंजना देवी ने बिजोलिया में 500 महिलाओं के जुलूस का नेतृत्व किया और गिरफ्तार किसानों को रिहा कराया। 1932 से 1935 तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 2 बार जेल भेजा गया। वो 1930 के दशक में डूंगरपुर रियासत के भीलों की सेवा में समर्पित रहीं। वो 1939 से 1942 तक सेवाग्राम आश्रम में रहीं और महात्मा गांधी के कार्यक्रमों में शामिल हुई। अंजना देवी 5 साल तक। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की कोविड स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे हैं समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, बिजली की कमी दूर करने के लिए JVBNL खरीदेगा अतिरिक्त बिजली, अतिरिक्त राशि की मंजूरी। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज। तीसरे चरण के लिए प्रत्याशी 2 मई तक कर सकेंगे नामांकन। और गर्मी ने अप्रैल महीने में पिछले 5 वर्षों का तोड़ा रिकॉर्ड। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार। अगले 3 दिन हीट वेव की चेतावनी।